ख़ास ऑपरेशन, 21 साल लंबा इंतज़ार मोसाद के सारे एजेंट करते हैं अपने एक शिकार को ढूंढने के लिए, और इसके बाद ढूंढते हैं, और उसको ढूंढने के बाद जिस तरीके से उसे ठिकाने लगाते हैं, ये पूरी अपने आप में एक कहानी है। इस कहानी की एक दो ख़ास बातें और हैं। मोसाद के ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन हैं जिसमें मोसाद के ऊपर उंगलियां उठी थी। ख़ासतौर पर नॉर्वे में एक ऑपरेशन था जिसमें मोसाद के एजेंट ने वहाँ जाकर एक शख्स ठिकाने लगाया, लेकिन बाद में कुछ ऐसे सबूत छोड़ गए अपने पीछे जिसकी वजह से इजराइल की बड़ी फजीहत हुई और सीधे मोसाद पर उंगलियां उठी थी। तो इस ऑपरेशन के साथ दिक्कत ये थी कि नॉर्वे के वो ऑपरेशन हमेशा मोसाद को याद था और वो नहीं चाहता था कि किसी दूसरे देश में जाकर कोई ऐसा ऑपरेशन करें जिसकी वजह से फिर ऐसी फजीहत हो। तो यहाँ ये भी ध्यान रखना था, सीक्रेसी मेंटेन करनी थी, और सबसे बड़ी बात ये कि इजराइल से हज़ारों मील दूर जाकर एक दूसरे देश में न सिर्फ ऑपरेशन को अंजाम देना था, बल्कि इजराइल या मोसाद का नाम भी नहीं आना चाहिए और फिर वहाँ से निकल जाना था। कहानी फ़िलिस्तीन और हमास से जुड़े हुए एक शख्स की है जिसका नाम महमूद अल मबूह है। महमूद अल मबूह के बारे में ये कहते हैं कि ये शुरू से ही फ़िलिस्तीन के लिए काम किया, और फिर फ़िलिस्तीन की लड़ाई और जो इजराइल के बीच में सारी चीज़ें चल रही थी, उसमें एक हमास, जो एक संगठन, उस हमास के लिए हथियारों की सप्लाई करना और बाकी सारे काम, ये महमूद अल मबूह के ज़िम्मे था। और महमूद अल मबूह चूँकि फ़िलिस्तीनी ग्रुप हमास से जुड़ा हुआ था, 1989 में एक इंसिडेंट होता है जब महमूद अल मबूह और उसके साथियों का सामना इजराइल के दो सैनिकों से होता है, और दोनों सैनिक जो उस वक्त वर्दी में थे इजराइल के, महमूद जो है और उसके साथी उसे मार डालते हैं। लेकिन इसमें लीडर महमूद था। दो इजरायली सैनिकों को मारने के बाद उसे ये पता था, 1989 की बात ही, कि इजराइल अपने फ़ौजी अफसर हो या सिपाही हो जवान हो, इस तरीके से उसके मर्डर और कत्ल का बदला दुनिया के किसी भी कोने में जाकर ले सकता है। तो महमूद अल मबूह ने 1989 में जब दो इजरायली सैनिकों को मारा, उसी दिन इसको एहसास हो गया था कि अब उसकी मौत भी कभी भी आ सकती है, और शायद पूरी दुनिया कहीं भी वो जाकर छुपे, वो उसे ढूंढ लेंगे। इस बात का उसे एहसास था, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि उसने अल जज़ीरा चैनल पे एक बार इंटरव्यू दिया था, अपना चेहरा ढका हुआ था, और उसने इस बात का खुलासा किया था। और उस अल जज़ीरा चैनल में उसने ये भी कहा था, ये कबूल किया था कि हाँ, उसने इजराइल के दो सैनिकों को मारा है। चेहरा उसका नहीं था, लेकिन आवाज़ थी। और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद इस 1989 के इंसिडेंट के बाद से ही उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन की, और पता चला कि इसमें महमूद अल मबूह का नाम है, जो बाकायदा एक तरह से हमास को हथियार की डिलीवरी करता है, ईरान को भी बहुत सारे हथियारों की डिलीवरी करता है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अब मोसाद मबूह के पीछे पड़ गई, और मबूह भी अब वहाँ से निकल कर, चूँकि अब मालूम था कि वहाँ रहना उसके लिए ख़तरनाक है, तो वहाँ से निकलता है, और इसके बाद वो अलग अलग देश जाकर छुपता रहता है। कभी वो चीन गया, ईरान गया, सीरिया गया, सूडान गया, फिर यूएई आया, और इस तरीके से मोसाद से बचने के लिए वो तमाम तरीके अपनाता रहता है। इस दौरान में मोसाद उसके बारे में जानकारी लगातार जुटाने की कोशिश करती रहती है। अल जज़ीरा के इंटरव्यू के बाद उसकी आवाज़ के ज़रिए फिर वो बाकी लोगों के कुछ कांटेक्ट में आती है और पता करती है कि ये शख्स क्या है, और धीरे धीरे करके एक बार उसकी मौजूदगी ईरान में होने की बात मोसाद को पता चलती है। मोसाद एक ऑपरेशन भी प्लान करता है, और ईरान में अपने हायर किए हुए एजेंट के ज़रिए उसको पॉइज़न देने की कोशिश की जाती है, लेकिन महमूद अल मबूह बच जाता है, और उसे फिर अंदाज़ा हो जाता है कि अब ईरान तक मोसाद दस्तक दे चुका है, इसलिए वो ईरान भी छोड़ देता है। ईरान छोड़ने के बाद वो फिर इधर उधर देश में भटकता रहता है, और आखिरकार मोसाद को पता चलता है कि महमूद अल मबूह का दुबई आना जाना बहुत है। अब ये था कि इजराइल को मबूह को मारना भी है, लेकिन ऐसे देश में भी मारना जहाँ उंगली ना उठे, और ऐसे देश में भी मारना जहाँ पे पहुँच आसान हो। उस वक्त मोसाद को ये लगा कि दुबई एक आइडियल जगह है। दुबई की पुलिस और इंटेलिजेंस को लेकर भी मोसाद की जो जानकारी थी वो ये थी कि इतनी हाई फाई नहीं होगी, तो वहाँ पे ये काम आसान हो सकता है। 2009 जनवरी, फरवरी, मार्च से ही टीम मोसाद की अलग अलग पहुँचना शुरू होती है दुबई, और महमूद अल मबूह के ठिकानों के बारे में जानकारी हासिल करने लगती है।
पता चलता है कि महमूद दमाम से अक्सर दुबई आता है और बाकी इधर उधर जाता है। तो इसके बारे में जब पूरी जानकारी मिली 2009 में, तो फिर ये प्लान हुआ कि अब इसके दुबई में ही जो कुछ करना है वो वहीं पे करना है। इसके लिए मोसाद की एक टीम बनती है। 6 लोग पहले से ही दुबई में 2009 से महमूद अल मबूह के पीछे थे, उसकी हरकतों पे नज़र रख रहे थे। इन 6 के अलावा 27 लोगों की एक पूरी यूनिट तैयार की जाती है मोसाद की, और उन्हें ये काम सौंपा जाता है और उन्हें कहा जाता है कि ये काम इस तरीके से करना है। जो चैलेंजिंग काम था कि एक तो महमूद अल मबूह को मारना है, 2 इजरायली सैनिकों की मौत का बदला लेना है, लेकिन उसकी मौत नेचुरल दिखनी चाहिए, कम से कम कुछ दिनों के लिए तो ज़रूर दिखनी चाहिए। ये ना लगे कि उसका कत्ल हुआ है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी। एक हो सकता है आनन फानन में दुबई जैसी जगह पे एयरपोर्ट बंद कर दिया जाए, वहाँ पे पुलिस एक्टिव हो जाए, तो मार कर फिर वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल काम होगा। तो पहली चीज़ ये कि मौत नेचुरल दिखनी चाहिए, और दूसरा किसी को भी दुबई पुलिस के हाथ पड़ना नहीं चाहिए। काम ख़त्म करके दुबई से निकलना है, पूरी प्लानिंग होती है। इसके बाद तय होता है कि महमूद अल मबूह जो मोसाद का शिकार है उसको कब मारना है। 12 महीने के दुबई का कैलेंडर देखा जाता है। इसके बाद पता चलता है कि दुबई में विंटर में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं पूरी दुनिया से। ख़ासतौर पर जनवरी के महीने में करीब 1 लाख टूरिस्ट पर डे दुबई पहुंचते हैं, घूमने के लिए आते हैं, शॉपिंग के लिए आते हैं, दुनिया की सारी चीज़ें वहाँ पे मुहैया हैं। तो सबसे ज़्यादा चूँकि टूरिस्ट होते हैं, ये 2010 की बात है, तो ऐसे में वहाँ पहुँचना और अपना काम करना ज़्यादा इजी है, क्योंकि भीड़ में आप फिर भीड़ का ही हिस्सा होते हैं, तो पुलिस और बाकी डिपार्टमेंट से आप बच सकते हैं। तो तय हुआ कि जनवरी में महमूद अल मबूह का काम तमाम होगा। 6 मोसाद के एजेंट पहले से दुबई में मौजूद हैं। 27 और लोगों को अब दुबई भेजा जाता है। अब इतनी बड़ी यूनिट, 27 लोग वहाँ नज़रों में आ सकते हैं, प्लानिंग चौपट हो सकती है, तो उसकी भी प्लानिंग होती है। एक तो ये था कि कोई भी जो वहाँ दुबई पहुँचे वो इजरायली पासपोर्ट पर ना पहुँचे, इसलिए कि इस काम के बाद, और चूँकि महमूद अल मबूह हमास का और फ़लस्तीन का एक बड़ा लीडर, अरब कंट्री में उसकी अच्छी खासी पकड़, तो अगर इजराइल पर शक जाता है तो थोड़ी मुसीबत आएगी। तो तय होता है कि कोई भी मोसाद के एजेंट इजराइल के पासपोर्ट पे नहीं जाएगा। इसके बाद अब पासपोर्ट बनाने का काम शुरू होता है। 27 पासपोर्ट बनाए जाते हैं, जिनमें से सिर्फ एक ओरिजिनल पासपोर्ट था, जर्मन से जो रिलीज़ हुआ था, और जर्मनी का एक नाम पे एक मोसाद का एजेंट आया था, उसका रियल पासपोर्ट था। बाकी 26 पासपोर्ट फेक बनाए जाते हैं अलग अलग कंट्री के। चूँकि दुबई में यूरोपियन कंट्री के जो लोग आते हैं टूरिस्ट, उनको बहुत ज़्यादा पूछताछ और बाकी चीज़ें होती नहीं है। जो 26 पासपोर्ट बनाए गए वहाँ पे, उनमें से अलग अलग कंट्री के जो पासपोर्ट बनते हैं, 12 पासपोर्ट ब्रिटिश सिटीज़न के नाम पे बने, 12, 6 आयरिश पासपोर्ट बने, 12 6 18, 4 पासपोर्ट फ्रेंच बने फ्रांस के, 18 4 22, 4 पासपोर्ट ऑस्ट्रेलिया के बने, 22 4 26 26, और एक जर्मन 27। 27 पासपोर्ट पे ये तमाम लोग 19 जनवरी 2010 दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं। ये 27 के 27 मोसाद के एजेंट, लेकिन कोई भी 2 से ज़्यादा के ग्रुप में नहीं पहुंचा था, और अलग अलग एयरलाइंस है। जो 2 भी आए वो एक साथ सीट पे नहीं बैठे, अलग अलग सीट पे थे। तो 19 जून 2010 को मोसाद के 27 एजेंट दुबई लैंड करते हैं, अलग अलग एयरलाइंस की अलग अलग फ़्लाइट से और अलग अलग कंट्री से, एक कंट्री से भी नहीं। 27 के 27 करीब 10-15 कंट्री से उन्होंने एंट्री ली। एयरपोर्ट पे ऑलरेडी इनके जो 6 वहाँ पे स्लीपर थे, सेल एजेंट एक तरह के, वो लोग मौजूद थे। खबर पुख्ता थी कि महमूद अल मबूह आज ही, यानी कि 19 जनवरी को ही
दमस्क से दुबई पहुंचेगा। चूँकि महमूद एक बड़ा नाम था हमास, फ़लस्तीन, अरब जगत में, तो वहाँ पे एयरपोर्ट और बाकी ऑफिशियल में भी उसकी अच्छी खासी पहुँच थी। तो जब वो एयरपोर्ट पर उतरता था तो उसको VIP ट्रीटमेंट होती थी। तय वक्त पर एमिरेट्स की फ़्लाइट से, एमिरेट्स की, महमूद जो है वो दुबई पहुँचता है। और दुबई पहुँचने के बाद इमिग्रेशन सेंटर को कवर करते हुए जब वो बाहर निकलता है, 2 मोसाद के एजेंट उसको फॉलो करते हैं। दोनों हाथ में टेनिस रैकेट लिए हुए थे और दोनों के कंधे पे टॉवल था। तो ऐसा है, वो लग रहा था कि दोनों टेनिस के प्लेयर हैं। और चूँकि यूरोपियन और बाकी अमेरिकन टूरिस्ट बहुत आते हैं दुबई में, तो उनको देख के हर कोई यही लग रहा था कि ये कोई प्लेयर हो, ये सारी चीज़ें। लेकिन असल में वो महमूद के ऊपर नज़र रखे हुए थे। महमूद इसके बाद बाहर निकलता है और वहाँ से निकलकर महमूद दुबई के नामी होटल में से एक, जिसका नाम था होटल अल बुस्तान रोताना, इसको कहते हैं कि वर्ल्ड की लीडिंग होटल ग्रुप्स के चेन में से आती है, तो अल बुस्तान रोताना होटल में वो पहुंचता है। रूम उसका पहले से बुक था वहाँ, रूम नंबर 230। जब ये वहाँ पहुँचता है उस होटल में, 27 में से कई एजेंट ऑलरेडी मौजूद थे, कुछ रिसेप्शन पे, कुछ इधर उधर। इसके बाद एक जाता है उस फ्लोर पे और चेक करता है कि महमूद का रूम नंबर क्या है। पता चलता है 230, 230। वो दूसरे को खबर देता है। दूसरा उसके रूम नंबर 230 के ठीक सामने 237 था। उसने पता किया खाली है, उसने 237 बुक कराया। इसके बाद वो उस रूम में चेक इन करता है। थोड़ी देर के बाद महमूद होटल से निकल जाता है, वो बाहर जाता है। इस दौरान में बाकी सारे एजेंट होटल पहुंच चुके थे। 237 वाला तब तक महमूद के होटल की जो इलेक्ट्रिक की का वो जो सारा था दरवाज़ा खोलने का, वो उसको सेट कर देता है। थोड़ी देर के बाद शाम करीब 8:34 का वक्त था रात के। महमूद अल मबू हाथ में एक पॉलीथीन लिए वापस होटल आता है। उसने एक नया जूता ख़रीदा था शायद। रूम में जाता है। इस दौरान में मोसाद के कुछ एजेंट होटल स्टाफ की वर्दी में आ जाते हैं और उसी फ्लोर पे इधर से उधर टहल रहे हैं। उनका काम यह है कि इस रूम 230 के आसपास कोई आना है और इस ऑपरेशन में कोई रोके नहीं, और तीसरा किसी को शक भी ना हो। महमूद जैसे ही आता और रूम नंबर 230 में जाता है, थोड़ी देर के बाद 237 से मोसाद के एजेंट निकलते हैं। पहले से ही उन्होंने दरवाजे के लॉक को अनलॉक कर रखा था। दरवाज़ा खोलते हैं, अंदर जाते हैं, करीब 4 लोग। थोड़ी देर तक आवाज़ आती है, चारों बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद रूम में जाते हैं, नीचे उतरते हैं। एक दूसरे को सिग्नल कोड के ज़रिए भेजा जाता है। इसके बाद जो 27 थे वो अलग अलग ग्रुप में, मैक्सिमम 4, बाकी 2-2 या 3, सीधे होटल से निकलते हैं, इस होटल अल बुस्तान रोताना से दुबई एयरपोर्ट के लिए। वापसी की टिकट पहले से थी, इनको अपने मिशन पे इतना भरोसा था। दुबई एयरपोर्ट पहुंचते हैं। अलग अलग कंट्री के अलग अलग एयरलाइंस बैठते हैं और 27 के 27, 19 और 20 जनवरी की रात को ही दुबई छोड़ देते हैं। अब ये 27 दुबई आए, मिशन को अंजाम दिया और चले गए। अब इधर जब ये 27 के 27 प्लेन टेक ऑफ हो गया, तब तक उस रूम में कोई नहीं पहुंचता जहाँ पे महमूद अल मबू अंदर जब दाखिल हुआ था। उसके बाद अचानक होटल का एक स्टाफ कोई फ़ोन या कुछ इमरजेंसी मैसेज देना था, वो रिंग करता है, दरवाजे पे डोरबेल बजाता है, फ़ोन नहीं उठाता, तो वो अपने सीनियर को इन्फॉर्म करता है। उसका लाया जाता है, मास्टर की से दरवाज़ा खोला जाता है। दरवाज़ा खुलता है तो सभी दंग रह जाते हैं। महमूद अल मबू बिस्तर पर पड़ा हुआ था, बिस्तर अस्त व्यस्त। फ़ौरन डॉक्टर को बुलाया जाता है, हॉस्पिटल ले जाया जाता है। पता चला कि वो डेड। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चला कि महमूद अल मबू ब्रेन हैमरेज से उसकी मौत हुई है। बात आई गई होगी कि नेचुरल है, ब्रेन हैमरेज से मौत हो गई। 2, 3, 4 अच्छा, दुबई में आपको ये भी याद होगा श्रीदेवी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आने में भी टाइम लगा, तो उनका अपना एक तरीका है। तो उस वक्त तक और कोई चीज़ आई ही नहीं, ये सारी बातें। तो आराम से पहले ये हुआ कि एक ब्रेन हैमरेज से मौत हुई है। करीब 6 दिन गुजर गए, 19 से 25 हो गया। 25 जनवरी को
कोई कॉल आता है एक दुबई पुलिस के सीनियर अफसर के पास और कहा जाता है कि ये जो महमूद अल मबू है, इसकी बॉडी तब भी रखी हुई थी और उस बॉडी को जाकर देखो, ये ब्रेन हैमरेज से मौत नहीं है, ये मर्डर है। वो सीनियर अफसर अपने सीनियर को खबर करता है। अब यहाँ से एक दूसरी कहानी शुरू होती है। दुबई पुलिस के उस वक्त जो चीफ, वो कोई और नहीं बल्कि उनका नाम था अनवर भी नहीं, लेफ्टिनेंट जनरल दाही खालफान तमीम, लेफ्टिनेंट जनरल तमीम। ये दुबई पुलिस के चीफ और बाकायदा एक बड़ा नाम दुबई पुलिस फोर्स में। लेफ्टिनेंट जनरल तमीम के बारे में कहते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल तमीम का कद इतना बड़ा था कि दुबई में फिर उनसे बड़ा कोई अफसर नहीं। वो सीधे और सीधे दुबई के जो शेख हैं, शेख मोहम्मद बिन उस वक्त राशिद अल मखतूम, उनको रिपोर्ट किया करते थे। दुबई पुलिस जितनी स्मार्ट हुई, दुबई पुलिस जितनी मतलब आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी, बाकी चीज़ों में भी, वो सारा कहते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल तमीम की वजह से है। उसकी वजह ये है कि शेख ने वहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल तमीम को पूरी आज़ादी और राइट दिया कि वो दुबई पुलिस फोर्स को मजबूत और वर्ल्ड की बेस्ट पुलिस फोर्स की जमात में शामिल करने के लिए जो चाहे वो करें। तो अमेरिका से लेके बाकी जगह सर्विलांस और बाकी जो सिस्टम है, सारी चीज़ें, इन्वेस्टिगेशन से लेके बाकी वो सारी चीज़ें मंगाकर उन्होंने उसको इस्टेब्लिश किया और कद बहुत बड़ा। दुबई के बड़े बड़े केसेस सॉल्व किए, वो मैं कभी आपको आगे सुनाऊंगा, जो लेफ्टिनेंट जनरल तमीम के नाम पर है, जिससे बहुत तारीफ मिली। लेफ्टिनेंट जनरल तमीम का दफ्तर इस होटल बुस्तान रोताना से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर था। और दूसरी बात ये कि जिस 3rd फ्लोर पे इनका दफ्तर था, उस दफ्तर से ये होटल साफ दिखाई देता था। तो एक होटल जिससे 3 किलोमीटर की दूरी पर दुबई का चीफ बैठा हुआ, पुलिस चीफ, और वहाँ पे एक मर्डर होता है और 6 दिन तक चीफ को भी पता नहीं है। एक गुमनाम फ़ोन आने के बाद जब बताया जाता है कि मरने वाला शख्स कोई आम आदमी नहीं है, उसका नाम महमूद अल मबू है, वो फ़लस्तीन का बहुत बड़ा कमांडर रहा है और इस वक्त हमास के लिए काम करता है और सारी आर्म्स की डिलीवरी, रॉकेट लॉन्चर से लेकर तमाम, ईरान से लेकर हमास और फ़लस्तीन को वही सप्लाई करता है, तब दुबई पुलिस जागती है। इसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल तमीम तक ये बात पहुंचती है। तमीम, अब इसके बाद दोबारा फिर पोस्टमार्टम होता है। ब्रेन हैमरेज से मौत पोस्टमार्टम ने बताया। जब दोबारा सब कुछ हुआ और दोबारा नए सिरे से जांच की गई इस खुलासे के बाद, तो पता चला कि महमूद अल मबू के पैर में सक्सिनी कोलिन नाम का एक इंजेक्शन लगाया गया था और ये इंजेक्शन इंसान को मिनट भर के अंदर पैरालाइज कर देता है। और इस इंजेक्शन को लगाने के बाद उसके मुंह पे तकिया भी रखा गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई थी। बट ये इंजेक्शन इस तरीके से लगाया गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये पता चले कि ब्रेन हैमरेज से मौत हुई है। लेकिन इंजेक्शन लगाने के सबूत जब मिले तो फिर कहानी पलट गई। अब ये हुआ कि ये मर्डर है, तो अब ये कौन कर सकता है? इसके बाद जांच शुरू होती है। जांच के दौरान पता चलता है कि चूँकि फ़लस्तीन से ताल्लुक़ था महमूद अल मबू का, तो फ़लस्तीन के 2 लोगों को अरेस्ट किया जाता है पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद। एक का नाम अनवर था और एक का नाम अहमद हसनैन था, कि इनका कोई आपस में राइवलरी थी और ये लोग चूँकि दमिश्क से उसी दिन दुबई भी पहुँचे थे तो बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी। लेकिन धीरे धीरे जब जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि ये दोनों बेकसूर और इसमें फ़लस्तीन का हाथ नहीं है। और उसके बाद जब होटल के CCTV फुटेज और बाकी चीज़ें, तमीम ने ये किया कि 19 जून से पहले और 19 जून के बाद 20 जून तक दुबई में कितने लोग आए, कहाँ कहाँ से आए, इन सब की डिटेल चाहिए। एयरपोर्ट से सारे विदेशियों के डिटेल मांगे गए, सारी चीज़ें मांगी गई। तब उसमें एक चीज़ जो पता चली वो ये कि 27 ऐसे लोग थे जिन्होंने एक ख़ास तरीके का कार्ड यूज़ किया था पैसों के लिए। उस कार्ड का जो ट्रांजैक्शन हो रहा था, वो जो कंपनी थी वो US की थी और वो जो कंपनी का मालिक ओनर था वो इजरायली था। तो एक गलती इन्होंने ये की। दूसरा, एक जब कॉल डिटेल के ज़रिए कि दुबई से बाहर कौन कौन से इंटरनेशनल कॉल गए, तो पता चला कि 27 ऐसे नंबर थे, बल्कि 33, जिन्होंने पहले कॉल किया ऑस्ट्रेलिया और वहाँ से फिर कन्वर्ट होकर बाकी कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए बाकी लोग बात करते थे। तो एक सेंटर वहाँ जाकर मिल रहा था। तो ऐसे कौन लोग थे? वो 33। इसके बाद इन 33 के अलग अलग फिर होटल से भी CCTV कैमरे मिले। बहुत सारे लोगों ने कैप भी लगाए थे, चेहरा नहीं लेकिन अलग अलग एंगल से भी कैमरे थे, उससे पता चला। फिर एयरपोर्ट से निकला तो पता चला कि ऐसे 33 लोग थे। उसके बाद इनके पासपोर्ट की डिटेल निकली
27 पासपोर्ट जो मिले जिस पे ये अलग अलग आए थे ट्रैवल, जो 19 को ही पहुँचे थे, तो उनमें से पता चला कि 26 पासपोर्ट फर्जी था जांच में, सिर्फ एक जर्मन ओरिजिनल। और वहीं से फिर लिंक मिलना शुरू हुआ। तो पहली बार लेफ्टिनेंट जनरल तमीम की भी मतलब हवा ख़राब हो गई कि दुबई में मोसाद के एजेंट आए और ऑपरेशन किया, एक मर्डर किया, और इससे पहले कि पुलिस को खबर भी लगे वो दुबई छोड़ भी चुकी। सब कुछ कुछ घंटों के अंदर हुआ। इसके बाद सारी रिपोर्ट बनी, इंक्वायरी कमीशन बनी, कहा गया, इजराइल से भी कहा गया, लेकिन इसको लेके उस तरह उस पर पुख्ता कुछ सामने नहीं आ पाया। लेकिन मोसाद का जो अपना काम था वो हो गया। 21 साल पहले जिस इजराइल के 2 सैनिकों को जिस शख्स ने मारा था, 21 साल बाद उसे ढूंढ कर दुबई में इस तरह मारा कि वो सब दुबई पहुंचते हैं, मारते हैं, और कुछ घंटों के अंदर ही अलग अलग प्लेन पकड़कर अलग अलग देश के लिए निकल जाते हैं, और 1 हफ्ते तक दुबई पुलिस को मालूम ही नहीं है कि ये कत्ल है या नेचुरल डेथ है। 1 हफ्ते बाद पता चलता है, लेकिन तब तक चिड़िया उड़ चुकी थी। ये थी ऑपरेशन। और इस पूरे ऑपरेशन का जो नाम रखा था उस वक्त, इसका नाम रखा था सिजेरिया। सिजेरिया एक फ़िलिस्तीन के पुराने शहर का नाम है, तो इसका नाम इसीलिए सिजेरिया रखा था। और अपने टारगेट का, इस शिकार का जो नाम था, महमूद अल मबू, उसका नाम रखा था 2010 में कि इसको किस नाम से, कोड नेम से बुलाया जाएगा। उसका नाम रखा था प्लाज्मा स्क्रीन। तो महमूद का नाम था प्लाज्मा स्क्रीन और सिजेरिया था इस ऑपरेशन का नाम। तो ये थी पूरी कहानी।